चलिए, तो आज हम लोग सेट 14 को देखते हैं। ये एडिटोरिया का सेट 14 है। तो शुरू करते हैं। पहली बार किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया? तो ये था स्वदेशी आंदोलन। दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में किस संस्था की स्थापना की गई थी? द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। संस्था का नाम था द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। सर विलियम जोन्स ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक या ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? इसका अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद किया था उन्होंने। भारत के इतिहास का पहला सुव्यवस्थित इतिहास किस विद्वान ने तैयार किया? ये तैयार किया है विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। वाराणसी में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की? ये की थी जोनाथन डंकन ने। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये स्थापना की गई थी। रहनुमाई मजदयासन सभा का संबंध किस धर्म में सुधार से संबंधित है? पारसी धर्म में सुधार से संबंधित है। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी उपनाम से जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। यंग बंगाल आंदोलन का आरंभ किसने किया? हेनरी विवियन डेराजियो ने किया। ये किस स्थल से प्रागैतिहासिक गुफा शैलचित्र मिले हैं? ये मिले हैं भीमबेटका से। कालिदास की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा या कौन से नाटक हैं? देखिए, इसमें क्या है कि सभी रचना कालिदास की है, ठीक है। ऋतु संहारम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम। तो अब इसमें है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा या कौन से नाटक हैं, ठीक है ना। तो ऋतु, देखिए इसमें अभिज्ञान शकुंतलम तो नाटक है, ठीक है ना। कुमार संभवम, देखिए ये अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, है ना, ठीक है ना। ऋतु संहार बहुत अच्छी कविता है, एक तरीके से मौसम को लेकर के उन्होंने बोली है। लेकिन नाटक का पुट जो है ना, लगभग उनके हर किताब में है, यानी हर किताब का मंचन हो सकता है। इसलिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मैं ई के थ्रू जाना पसंद करूँगा। भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ मिलता है। ये मिलता है यजुर्वेद में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके। तो देखिए, रंगपुर कहाँ है? गुजरात में है। कालीबंगा है राजस्थान में। राखी गढ़ी जो है वो है हरियाणा में। और मोहनजोदड़ो ये पड़ता है सिंध में, पाकिस्तान में, ठीक है ना। आपने सुन लिया इसको। तो इसका जो सही उत्तर है ना, ये बी के थ्रू में जाना, बी सही उत्तर होगा इसका। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, पहले था हर्यंक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश। दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित था? सिंचाई से संबंधित है रहट। आज भी जो पानी है ना, रहट चला के कई जगह पे सिंचाई ग्रामीण क्षेत्र में की जाती है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो चलिए सुमेलन करते हैं। देखिए, पानीपत की लड़ाई हुई थी 1526 में। पानीपत की लड़ाई 1526। खानवा की लड़ाई हुई थी 1527 में। चौसा की लड़ाई हुई थी 1539 में। और कन्नौज की लड़ाई हुई थी 1540 ईस्वी में। ठीक है, सुन लिया। इसका उत्तर बी होगा।
सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए, अगर कोई अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए। तो चलिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करते हैं। रॉलेट एक्ट ये आया था 1919 में। रॉलेट एक्ट हो गया, 1919 में आया था। इसके बाद देखिए जो नमक मार्च हुआ था 1930 में। चौड़ी चौरा की घटना हुई थी 1922 में, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में। ठीक है, तो इसका उत्तर तो ए सबसे ऊपर यही दिख रहा है, ये इसका उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किसको सामान्यतः पंजाब केसरी कहा जाता है? लाला लाजपत राय पंजाब केसरी। ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में प्राचीन पुस्तक मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से जाना गया? एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से जाना गया। प्राचीन भारत के इतिहास में महापाषाण का संबंध है। दक्षिण भारत से संबंध है इसका। हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र को सिंडन कहकर निम्नलिखित में से किसने संबोधित किया? यूनान के लोगों ने संबोधित किया। ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है? देखिए, न्यायाधिकारी का उल्लेख किया गया है, सभा समिति विधत और गण की चर्चा है, युद्ध का पर्याय गविष्टि गाय का अन्वेषण है, इसमें गंडक नदी का जिक्र किया गया है। तो देखिए ये चारों जो है ना, इसमें मैं थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ कि ऋग्वेद में किसी प्रकार के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अलावा गंडक नदी का जिक्र भी नहीं है। इस ग्रंथ में उल्लेखित नदियों में सबसे प्रमुख सिंधु नदी है, जो हम लोग जानते हैं। आर्यों के संबंध में प्रारंभिक जानकारी का ऋग्वेद मुख्य स्रोत है। ठीक है, तो इसका उत्तर ई के थ्रू हम लोग जाते हैं इसमें। ठीक है, ये और ये तो हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो देखिए, स्त्रियों एवं शूद्रों के प्रवेश को लेकर मौन है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना, यह सत्य कथन है। बाकी सही है कि अहिंसा, जीवों के प्रति दया के आह्वान से पशुधन की वृद्धि की, बौद्धिक व साहित्यिक जगत में नई चेतना का सूत्रपात हुआ, धन संचय नहीं करना चाहिए, ये बोला है बौद्ध धर्म ने। इब्न बतूता ने किस शहर को पूर्व इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा शहर कहा है? दिल्ली को कहा है। आगरा के मोती मस्जिद और दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक के काल में हुआ? शाहजहां के समय में हुआ। पुरंदर की संधि निम्नलिखित में से किसके मध्य हुई थी? शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच हुई थी पुरंदर की संधि। अंजुमन ए मोहिसबान ए वतन नामक क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक और स्थापना के स्थान के जोड़े का चयन कीजिए। तो अजीत सिंह लाहौर। 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई को पुर्तगालियों से प्राप्त किया था। शादी हुई थी ना एक कैथरीन ब्रिगेंजा के साथ, वहाँ के राजा ने जो शादी की थी उसके बाद मिला था वो। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1664 में हुई थी। किस एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसमें ब्रिटिश सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी के मालों, व्यापारिक वस्तुओं और उसके भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित हो गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में यह किया गया था। किस गवर्नर जनरल को विश्वास था कि हिंदुस्तान का हर निवासी भ्रष्ट है? देखिए, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को लगता था ये। भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड का निर्माण किसके नेतृत्व में किया गया? लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में किया गया। 1857 के विद्रोह में दिल्ली में वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथ में था, इसका प्रमुख था।
इसका प्रमुख था बख्त खान। 1939 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया? 1929, 36 और 37 में चुना गया था उनको। अमझौर की पहाड़ियों में पाइराइट्स की खान पाई जाती है, वह बिहार के किस जिले में है? देखिए अमझौर जो है ना, ये रोहतास में है। इनमें से बिहार का कौन सा क्षेत्र जूट एवं मखाना दोनों के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए उत्तर पूर्वी बिहार, जूट भी और मखाना भी खूब होता है यहाँ। चूना पत्थर का भंडार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है? रोहतास में सर्वाधिक है चूना पत्थर का भंडार। महानंदा एवं बागमती के बीच नदी समूह स्थित है? तो मेची, कोसी और कमला है इन दोनों के बीच में। राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? जर्मनी ने सहयोग किया था राउरकेला में। ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी भारत में चलने वाली तीव्र एवं आर्द्र हवाओं को केरल में किस नाम से जाना जाता है? आम्र वर्षा बोलते हैं उसको। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए मैं थोड़ा डिटेल से बताता हूँ कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर तारापुर महाराष्ट्र में है। ठीक है, तारापुर का नाम ही नहीं दिया हुआ है, मैं लिख देता हूँ, है ना। तारापुर कहाँ? महाराष्ट्र। ठीक है ना, कहाँ है? तारापुर महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र का दूसरा परमाणु रिएक्टर है रावतभाटा, राजस्थान। देखिए भारत का पहला परमाणु रिएक्टर तारापुर महाराष्ट्र है। इसकी स्थापना जो है ना 1969 में की गई थी, जबकि भारत का दूसरा परमाणु रिएक्टर रावतभाटा राजस्थान के कोटा के पास स्थापित किया गया है। नरोरा यूपी में, कैगा कर्नाटक में और काकड़ापारा गुजरात में, कलपक्कम एवं कुन्नकुलम तमिलनाडु भारत में है। ठीक है ना, कलपक्कम। तो इसका उत्तर ई ज़्यादा सटीक मुझे लगता है। सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो करते हैं सुमेलित। देखिए इडुक्की जो है ना, ये है पेरियार नदी पर, है ना, इडुक्की पेरियार नदी। और देखिए कौन सा सुमेलित जो है ये हो रहा है इसमें। और गांधी सागर परियोजना है चंबल नदी। ठीक है, दुलहस्ती परियोजना हो गई चिनाब नदी, और हीराकुड परियोजना हो गई महानदी। ये इसका सबसे सटीक उत्तर है, यही उत्तर ही है इसका। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? स्ट्रॉम्बेली ज्वालामुखी को बोला जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। किस मानसून के कारण भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण सर्वाधिक वर्षा होती है। चेंचू जनजाति किस क्षेत्र में वन्य जीव की सुरक्षा से संबंधित है? तो देखिए नागार्जुन श्री सैलम में। निम्न में से कौन सी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, मूसी सभी कोयना की कृष्णा की सहायक नदी है, तो उत्तर ई हो जाएगा। सभी सहायक नदी है कृष्णा की। प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है? देखिए थोड़ा सा एक और बात बता देता हूँ मैं कि कृष्णा नदी है ना, वो महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वर से निकलकर 1400 किलोमीटर प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी अन्य सहायक नदियाँ हैं तुंगभद्रा, घाटप्रभा और भीमा। आगे देख लेते हैं हम लोग कि
प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। देखिए नर्मदा ताप्ती तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, सभी जानते हैं। तो 2 नदी हो गई, तो देखिए 3 नदी है दरअसल, नर्मदा ताप्ती और माही। ये मुख्य नदियां हैं जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं और ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। तो ये भी हो गया नर्मदा ताप्ती और माही। तो ऑप्शन तो एक ही लगाना है, तो ई लगाएंगे। उत्तर प्रदेश एवं नेपाल के साथ बिहार के किस जिले की सीमा स्पर्श करती है? पश्चिम चंपारण की सीमा स्पर्श करती है। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था इसको। निम्न में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो यह है भील जनजाति। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। निम्नलिखित में किस नदी बेसिन में कोयला नहीं पाया जाता है? तापी नदी बेसिन में कोयला नहीं पाया जाता है। इनमें से किन पर्वतीय रेलवे को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया है? माउंट आबू मेहसाना रेलवे को नहीं शामिल किया गया। शहरी जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम है घटते हुए। सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में, फिर उत्तर प्रदेश और फिर तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कौन सा देश समूह यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? तो देखिए यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक राष्ट्र हैं कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नाइजर, भारत। भारत में जो है ना सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम की खान है झारखंड के जादूगोड़ा में। इसके अलावा राजस्थान में भी यूरेनियम की प्राप्ति होती है। ई के थ्रू जाते हैं, ई इसका उत्तर ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि कई सारे ऑप्शन मिल रहे हैं इसमें। किसकी सिफारिश के आधार पर केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय वितरण होता है? वित्त आयोग हर 5 साल पे बनता है, वही सिफारिश करता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो चलिए सुमेलित करते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 124 यह है सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित। अनुच्छेद 5 यह है नागरिकता से संबंधित। अनुच्छेद 352 यह है राष्ट्रीय आपात से संबंधित। अनुच्छेद 245 यह विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित। ठीक है ना। ऑप्शन में देखें तो डी के थ्रू हम लोग इसको जाएंगे। संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। केशवानंद भारती केस में यह प्रतिपादित किया गया था। किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा द्वारा विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित किया जाता है? अनुच्छेद 169 के द्वारा। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके साथ परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? उच्चतम न्यायालय के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? यह है लद्दाख। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को। न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है। तो देखिए भारत में और अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। हालांकि भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 13, 32, 131, 132, 133, 134, 134 ए, 135, 136, 143, 245, 246, 260, 267 इत्यादि में उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति दी गई है। तो इसका उत्तर ई हो जाएगा। ठीक है ना, ये ज़्यादा ई के साथ जाएंगे हम लोग। भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? नई दिल्ली में की गई।
निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवांशिक नहीं है? देखिए, रूबेला जो है आनुवांशिक रोग नहीं है। पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? तो देखिए, बाह्य दल है, पंखुड़ी है, पुंकेसर है, स्त्रीकेसर है। तो 1, 2, 3, 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। विल्सन रोग किसके कारण होता है? देखिए, विल्सन रोग जो है ना, वो किस किस कारण होता है? तो विल्सन रोग जो है ना, तांबा के कारण होता है। सूजन, थकान, पेट दर्द और नियंत्रणहीनता या बिना तालमेल के की चाल इसके प्रमुख लक्षण हैं। इटाई इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। त्वचा संबंधी, हृदय संबंधी बीमारी और शनि के कारण होता है। तो चलिए, इसका उत्तर ना ई हो जाएगा, ठीक है ना। विल्सन रोग किसके कारण होता है? तांबा तो दिख ही नहीं रहा है, ई इसका उत्तर हो जाएगा। किसी जीव में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है? किस जीव में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है? उभयचर में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। चलिए मिलान करते हैं। तो कॉपर सल्फेट कीटनाशी है। पेनिसिलिन प्रतिजैविक है। यूरिया उर्वरक है। और मिलाइथियान ये जो है ना फंगस नाशी है। ये बी यहाँ इसका उत्तर दिख गया मुझे। पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा घटक जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है? ये उत्पादक है, ये मध्यस्थ के रूप में काम कार्य करता है। ये जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन संवेदनशील स्थल है? देखिए, सभी स्थल जैव विविधता की दृष्टि से संवेदनशील स्थल हैं। सुंडालैंड हिंद महासागर में स्थित हैं। पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी हिमालय इंडो बर्मा भारत में जैव विविधता वाले क्षेत्र में आते हैं। इसका उत्तर ई में हम लोग करेंगे, है ना। नेत्रदान में आँख के किस भाग को दान किया जाता है? कॉर्निया का दान किया जाता है। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो लोहे की चूर्ण का उपयोग किया जाता है। जनरेटर में 220 वोल्ट का एक बल्ब जुड़ा है। यदि इसमें 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो बल्ब की शक्ति क्या होगी? 110 वाट हो जाएगी बल्ब की शक्ति। एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। विलयन का पीएच है। तो देखिए, इसमें क्या है कि वह विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है क्षारीय होता है, तथा जो नीले लिटमस को लाल कर देता है अम्लीय होता है। वह पीएच मान से कम वाले अम्लीय और 7 से अधिक पीएच वाले विलयन क्षारीय होते हैं। तो प्रश्न के अनुसार हम लोग देखें तो विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो वो क्या होगा? क्षारीय होगा, जिसके कारण उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, ठीक है ना। तो 7 से अधिक तक कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसका उत्तर ई हो जाएगा। आवर्त सारणी में कौन सा तत्व सर्वाधिक यौगिक बनाता है? तो यह कार्बन। उपधातु होते हैं ऐसे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण होते हैं, उपधातु होते हैं। धातु अधातु का दोनों में गुण होगा तो उसको उपधातु बोलेंगे। सोडियम धातु का संग्रह करना चाहिए। तो देखिए, सोडियम धातु का संग्रह ना मिट्टी के तेल में किया जाना चाहिए। मिट्टी का तेल तो दिया ही हुआ नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि सोडियम पानी के साथ बहुत तेज़ी से प्रतिक्रिया करता है। इसका उत्तर ई हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस बना देता है, आग लग जाती है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या है 24 पसली है मनुष्य के शरीर में। प्रकाश वर्ष है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है प्रकाश वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? वाट नहीं है ऊष्मा की एक इकाई।
मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। चिपको आंदोलन का कर्नाटक में दूसरा नाम क्या है? अप्पिको चालुवाली। रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? लुप्त प्राय प्रजातियों की जानकारी से संबंधित है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश है। निम्नलिखित में कौन पॉलीमर नहीं है? तो कैप्रोलैक्टम नहीं है पॉलीमर। मरुभूमि के पादप अधिकतर किस प्रकार के होते हैं? मांसल होते हैं ये। वायु में ध्वनि की चाल की अपेक्षा स्टील में ध्वनि की चाल होगी 15 गुना होगी। अर्धचालक की चालकता परम शून्य ताप यानी 0 डिग्री केल्विन पर अधिकतम कितनी होगी? 0 होगी। OMR का तात्पर्य क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर है इसका मतलब। यांत्रिक ऊर्जा का संबंध वस्तु के गति और स्थिति से है। जब दो व्यक्ति में साधारण बातचीत करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? 30 से 60 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ये सत्य है। योजना में कोर सेक्टर का अभिप्राय है। चयनित आधारभूत उद्योग से। निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों का मेल कीजिए। योजना है और कार्यक्रम है, तो देखते हैं हम लोग। ठीक है ना, देखते हैं। तो हमारा प्रथम योजना है वो सामुदायिक विकास से था। द्वितीय योजना जो है वो तीव्र औद्योगिकीकरण से था। तृतीय योजना जो था वो था आधारभूत उद्योग से। और चतुर्थ योजना जो है इसका संबंध था न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम से। और पंचम योजना का था स्वावलंबन एवं स्थिरता से। तो इसका देखें तो उत्तर हमें यहाँ दिख गया, ये इसका उत्तर सी हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। गन्ना का उचित एवं लाभकारी मूल्य कौन अनुमोदित करता है? आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति करती है ये। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? 1998 में किया गया ये। कृषि को किस सूची में रखा गया है? राज्य सूची में रखा गया है कृषि को। निम्नलिखित में से आय मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गिनी लॉरेंस वक्र का उपयोग किया जाता है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? वर्ष 2017 में की गई थी। स्वामीनाथन आयोग का गठन कब हुआ था? नवंबर 2004 में। नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर रूप कौन सा है? यह है हेलिना। भारत में योगासन को दर्जा मिला है, खेल के रूप में दर्जा मिला है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत 101वें स्थान पर रहा।
ईज ऑफ डूइंग सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, जिसे हाल ही के घोषणा के अनुसार अब जारी नहीं किया जाएगा? विश्व बैंक। उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया? कुशीनगर में उद्घाटन हुआ है ये। हाल ही में किस तिथि को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने या रद्द करने की घोषणा की गई? 19 नवंबर 2021 को। 19 नवंबर 2021 को सभी फार्म लॉज को हटा दिया गया था। काफ़ी लंबा चला ये आंदोलन, अपने आप में देखा जाए तो ये काफ़ी लंबा आंदोलन था, समझिए तो आज़ादी के बाद कोई भी आंदोलन में। उबेर कप 2021 का विजेता देश निम्नलिखित में से कौन रहा? चीन रहा उबेर कप का विजेता। निम्नलिखित में से किसने 25वीं बार एवरेस्ट फतह करके रिकॉर्ड बनाया है? कीमा रीता शेरपा ने बनाया ये रिकॉर्ड। निम्नलिखित के भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन का चुनाव करें। पुणे में पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र लॉन्च किया गया, सही बात है ये, है ना, तो ये सही है ये। यह केंद्र महाराष्ट्र के कृषि और खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने में सहायता करेगा, ठीक है। यह केंद्र एक नॉलेज बैंक को भी विकसित करेगा, ये भी सही है। कृषि निर्यात संबंधी जागरूकता बढ़ाएगा, सभी सही है, तो इसका उत्तर ई हो जाएगा। किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका की ऑक्सीलो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त की? ये प्राप्त किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। भाई सीधी सी बात है, कॉमन सेंस से भी आपको दिख जाता है, क्योंकि सरकार जो है ना अभी वो इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ थोड़ी झुकी हुई है। कौन सा सोशल मीडिया टूल किट प्रकरण से संबंधित होने एवं दिल्ली पुलिस कार्रवाई के कारण मई 2021 में चर्चित रहा? तो ये था ट्विटर। किसी पेंटर की पेंटिंग वीमेन सिटिंग नियर ए विंडो मैरिक थेर्सी न्यूयॉर्क में एक नीलामी में 103.4 मिलियन डॉलर में बिकी। ये पाब्लो पिकासो की थी ये। किस अफ्रीकन राष्ट्र में मई 2021 ज्वालामुखी सक्रिय होने के कारण लगभग 8,000 व्यक्ति विस्थापित हो गए? कांगो गणराज्य में ऐसा हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है? तो देखिए कि वर्ष 2022 तक भारत में 100 गीगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी स्थापना भारत एवं फ्रांस की पहल पर वर्ष 2015 में यूएनएफसीसी सम्मेलन के अवसर पर की गई थी। संगठन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। इसमें हम लोग देखें तो ई जो है इसका सबसे सटीक उत्तर होगा, ठीक है ना। मैंने पूरी जानकारी दे दी है, एक बार देख लीजिएगा सब कुछ। 2020-21 के दौरान किस क्षेत्र में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई का अंतर प्रवाह सर्वोच्च रहा? तो ये जो सर्वोच्च रहा है ये रहा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर में। भारतीय रिजर्व बैंक की वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार देश में चलन में करेंसी नोटों में किस राशि के नोट मूल्यानुसार सर्वाधिक हैं? 500 के नोट सर्वाधिक हैं। एमएसएमई क्षेत्र की नई परिभाषाओं के अनुसार सूक्ष्म श्रेणी उपक्रम उसे माना जाता है जिसमें प्लांट एवं मशीनरी में निवेश है। 1 करोड़ रुपये से कम निवेश है तो माना जाता है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएमएसवीए निधि निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाई जा रही है? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा ये चलाई जा रही है। विश्व बैंक की मई 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार विदेशों से संप्रेषित धन की प्राप्तियों में किस देश का पहला स्थान वर्ष 2020 में रहा? तो ये रहा भारत।
भारत के कृषि मंत्रालय द्वारा मई 2021 में जारी किए गए आंकड़े के अनुसार वर्ष 2020-21 में देश में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन लगभग कितना रहा? 305 मिलियन टन रहा ये। भारत में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस घोषित किया गया है। यह दिन किसका जन्म दिवस है? पीसी महालनोबिस का जन्म दिवस है ये। सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन भंडारण और इस्तेमाल पर भारत में कब से पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा? 1 जुलाई 2022 से होगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक पदक किस खिलाड़ी ने प्राप्त किए? एम्मा मैक्योन ने प्राप्त किया ये। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क किस शहर में स्थापित किया गया है? हैदराबाद में स्थापित किया गया है ये। भारत में सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? ये दिल्ली में किया गया है ये। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? महाराष्ट्र को दिया गया है ये। निम्नलिखित में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? वर्तिका शुक्ला बनी है। भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? गरुड़ ऐप को लॉन्च किया है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सर्वाधिक पदक किस देश ने प्राप्त किया? चीन ने प्राप्त किया सर्वाधिक पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 9 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से किस विषय पर विमर्श किया गया? समुद्री सुरक्षा पर विमर्श किया गया है। किस राज्य ने 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी शुरू की है? मध्य प्रदेश में नाइट सफारी शुरू हुई है 3 उद्यानों में। निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया? फ्रांस ने किया था एस्टर एक्स का आयोजन। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन से संबंधित सूची को सुमेलित करें। तो चलिए देखते हैं कि कौन से क्या थे। देखिए तो बहुत सिंपल है बताना, है ना। देखें इसमें तो रोहित सरदाना जो थे वो पत्रकारिता से संबंधित थे। जगमोहन मल्होत्रा थे वो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रहे हैं। पंडित देवव्रत चौधरी ये सितार वादक थे। और चंद्रो तोमर ये जो थे ना शूटिंग से संबंधित थे। सी इसका सटीक उत्तर होगा। फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका हैं? तो ये लेखिका हैं हंटर बाइडेन। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? 2030 तक ये बन जाएगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? अमित केसरवानी को यह पुरस्कार मिला है। चलिए मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को देखते हैं। देव ने 20 दिनों में इडियोटेरिया का प्रोजेक्ट पूरा किया। अजीत उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा यदि वह देव से 25% अधिक कुशल है? देखिए ये तो सिंपल है प्रश्न को बनाना। चलिए मैं इसको नोटबुक ले लेता हूँ मैं, ठीक है। नोटबुक मैंने पहले ही रख रखा है। अब इसको नोटबुक पर इसको हल करते हैं सारे सवालों को। चलिए थोड़ा छोटा कर लें। अब देख लेते हैं इसमें कि मान लेते हैं कि अजीत द्वारा जो है कार्य पूरा करने में x दिन का समय लगता है, ठीक है ना। 141 है। अजीत द्वारा कितना x दिन का समय लगता है? तो अजीत और देव द्वारा किए गए समय का अनुपात कितना है? 100:125 है ना। 100:125 बराबर 4:5 हो जाएगा, है ना। 25 चौक 100, 25 25 125।
प्रश्न क्या कहता है, 4:5 बराबर क्या हो गया, x/20। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4/5 गुने 20, 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा 16 दिन। 16 दिन एकदम सिंपल है ना। 16 दिन कहीं दिख रहा है यहाँ, कहीं 16 दिन दिख रहा है, ये रहा 16 दिन, एकदम सिंपल निकल गया आराम से। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर 14 वर्ष है। 11 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3 होगा। पुत्र अभी कितने वर्ष का है, पुत्र अभी जो है कितने वर्ष का है, तो मान लेते हैं कि पिता की वर्तमान आयु जो है ना x वर्ष मान लेते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि पिता की मान रहे हैं हम x वर्ष, ठीक है। 142 नंबर क्वेश्चन है ये। पिता की आयु मान रहे कितना, x वर्ष। पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, तो x - 14 वर्ष हो जाएगी पुत्र की आयु। अब क्या कहता है, 11 वर्ष बाद जो है वो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, x + 11, और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, x - 14 + 11, तो x - 3 वर्ष हो जाएगी पुत्र की। x - 14 + 11 हो जाएगा ना, 11 साल बाद की बात है, 11 साल के बाद ये हो रहा मामला। अब प्रश्न क्या कहता है कि दोनों का अनुपात x + 11 बटे x - 3 बराबर 4/3, यही तो कहता है। इसी को सॉल्व कर देंगे तो हमारा सवाल ही बन जाएगा, है ना। 3x + 33 बराबर 4x - 12 हो गया, तो x बराबर 33 + 12 बराबर 45 हो गया। ये तो पिताजी की उम्र हो गई। अब पुत्र की आयु क्या करेंगे, 45 में से 14 कर देंगे, 45 - 11 + 3 है ना, 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 31 साल हो जाएगा, 31 वर्ष, एकदम सीधा। यानी बीपीएससी में जो है ना, मतलब इस तरह के प्रश्न जो है आप आराम से बना देंगे और इसी तरह के प्रश्न आएंगे, प्रश्न कुछ अलग हटके नहीं आएगा। अब ये देखिए, ये कह रहा है 7.5 37.5 11.5 में लुप्त संख्या क्या है। इसको तो देखिए ये क्या है, ये देखें तो 5 गुने 1 बराबर 5, 5 गुने 1.5 बराबर हो गया 7.5, है ना। 5 है तो 5 गुने 1 बराबर 5, 5 गुने 1.5 बराबर 7.5, ठीक है ना। 7.5 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा, 15, 15 गुने 2.5 हो जाएगा 37.5, 37.5 गुने 3 हो जाएगा 112.5, ठीक है ना। यही हिसाब किताब है ना, ये है सीटिंग। तो देखिए यहीं पे हमारा उत्तर मिल गया, यहीं पर है ना, यही 1 2 3 चौथा में ही है ना हमारा मामला। तो चौथे में हम क्या देखें, मतलब कि ये पहला तो ये हो गया था, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, तो ये हो जाएगा हमारा 15 उत्तर 143 का। आराम से बनेगा, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात है नहीं। 3 और 200 के बीच 7 द्वारा विभाजित प्राकृतिक संख्याएं होगी। देखिए AP GP HP जिसने भी पढ़ा है ना, उसके लिए ये जो बनाना है ना वो बहुत आसान हो जाएगा, है ना। ये बनाना काफ़ी आसान है, तो चलिए मैं दिखाता हूँ कितनी आसानी से ये बनेगा। प्रश्न से हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। तो 3 और 200 के बीच 7 से विभाज्य प्राकृतिक संख्याएं कितनी हो जाएगी, 7, 14, 21, 196 तक, है ना। देखिए और कुछ तो नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि कुछ और आएगा। 7 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, बस उसी से हमारा काम हो जाएगा। तो 7, 14, 21, 196 तक गया। तो n डिफरेंस पद संख्या क्या है, उसको n मान लेते हैं। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, d बराबर 14 - 7, है ना, 14 - 7, यही तो है डिफरेंस हो जाएगा। तो बराबर क्या होगा, 7। अंतिम पद बराबर प्रथम पद प्लस n - 1 इंटू डी, ठीक है ना। तो यानी 196 बराबर 7 + n - 1 इंटू 7, ये प्रश्न है, उसी से हम लोग चल रहे हैं। तो n - 1 कितना हो जाएगा, n - 1, जो n - 1 है ना वो हो जाएगा 196 - 7/7, 189/7 बराबर कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14,
सात सत्ते 49, 27 इसका जो है उत्तर आ जाएगा। देखिए 27 उत्तर कहाँ पर है ये, तो ये रहा 27 उत्तर जो है कहाँ पे रहा, ये हमारा 27 उत्तर यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है ना, आप खुद भी कैलकुलेट करके देखिएगा, हो सकता है जल्दी में एक आध अंक इधर उधर हो जाए, तो बस देखिएगा। मतलब 2% जो एरर है ना, वो कभी भी हो सकता है। जैसे 100 प्रश्न को सॉल्व करने में 2% एरर जो है ना, कोई एक्सपर्ट भी कर सकता है। तो चलिए ये वाला प्रश्न है ना, 0.00032 पावर 0.6 का मान होगा। क्या मान होगा इसका मान? इसका मान जो है, चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये कितना है 0.6, इसका वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं, 32/10 पर पावर लिख सकते हैं, 32/10 पर पावर 5 लिख देंगे, और पावर 0.6 यहीं कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। बराबर क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 5/10 पे पावर 5 पावर 0.6, यही कह रहा है ना प्रश्न तो। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2/10 पर पावर 5 इंटू 0.6 कर सकते हैं इसको। मतलब अरे ये छुप गया था, मैं ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर में। यानी कि इसको करेंगे 2 पर पावर 10 पावर 5 इंटू 0.6। ठीक है ना, ये कर सकते हैं इसको। तो इसको आगे लिख सकते हैं 2 पर पावर 10 5 × 0.6, इसको लिखेंगे, यहाँ तक आराम से हो जाएगा। बराबर 2 पर पावर 10 पावर 3 बराबर 0.2 पावर 3 बराबर 0.008 चलिए है ना, ये कहीं है 0.008, ये रहा उत्तर। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक दो बार खुद भी करके देखिएगा, ये हो जाएगा, आसानी से बनने वाला प्रश्न है ये। 146 नंबर प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सबसे बड़ा है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा है? देखिए 3 पर पावर 2 पर पावर 2 पर पावर 2 बराबर 3 पर पावर 2 पर पावर 4, तो बराबर 3 पर पावर 16। ठीक है, देखिए ऐसे भी निकालिएगा ना, सबको कैलकुलेट करके निकालिएगा, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, ये सबसे बड़ा होगा। देखने से ही पता चलता है, आप ऐसे भी इसको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, फिजूल की, दिख जाएगा कि सबसे बड़ा है। फिर भी अगर करना चाहे तो करके देख लीजिएगा, बहुत आराम से ये निकल जाएगा। ऐसे आसान क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर देता है ताकि मुफ्त के नंबर आप ले जाएं। देखिए 147 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं कि 0.36 1.2 4.8 का लघुत्तम समापवर्त है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका लघुत्तम समापवर्त कैसे निकालेंगे? जीरो पॉइंट थ्री सिक्स 1.2 4.8 का लघुत्तम समापवर्त जो है वो कितना होगा, 36/100 12/10 48/10, इसका लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा ये। ठीक है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है ना, जो भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक यानी अंश का लघुत्तम समापवर्तक, अंश का लघुत्तम समापवर्त बटे हर का महत्तम समापवर्त। ठीक है ना, बराबर 144/10 बराबर 14.4। ठीक है, ये बराबर कितना हो जाएगा, 14.4, ये हो जाएगा। अब देखिए 148 नंबर क्वेश्चन है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा 6√3 लंबी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, एक समबाहु ये है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है ना, तो भुजा क्या हो जाएगा, √3/4 6√3 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा जो है काम चल जाएगा।
तो कैसे, √3/4 गुने 36 गुने 3, ठीक है, √3/4 गुने 6×36 गुने ये 3 रूट हट जाएगा गुने 3, 4×9 = 36 हो गया। तो देखिए 27√3, 27√3, कितना आसानी से ये उत्तर निकल गया। लेकिन 27√3 तो कुछ है ही नहीं, परेशान नहीं होना है, ई ऑप्शन भी तो है हमारे पास, ई ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। चलिए 149वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7x/2 + 14 = 7/x, तो x²/4 + 1/x² का मान क्या होगा। चलिए इसको नोटबुक पे इसको बनाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा इसको जो है ना मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा नहीं, थोड़े मेहनत में हो जाएगा हमारा काम। 7x/2 - 7/x = -14, तो x/2 - 1/x = -2, और दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, ठीक है ना। दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x²/4 + 1/x² - 2 × x/2 × 1/x = 4। अब क्या होगा, x²/4 + 1/x² बराबर 4 + 1 = क्या होगा, 5। यही तो पूछ रहा है ना, कितना, 5 इसका उत्तर आ गया है ना। 149 का हम लोग कितना बहुत आराम से हम लोगों ने निकाला। ये रहा 5। अब देखते हैं 50वां नंबर क्वेश्चन। वाह, इसके नीचे में तो जगह भी दिया हुआ है, ठीक है, कि 6 मीटर ऊंचा एक खंभा जमीन पर 2√3 मीटर लंबी एक छाया बनाता है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है। सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए ये सिंपल सा सवाल है, इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है। कि एक मान लीजिए कि माना खंभा AD है और छाया इसका BC है, तब क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, मान लीजिए तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 6/2√3। बस सीधा है, उसी से लिए हैं हम लोग। कि इसमें क्या है ना, कि मान लेते हैं कि खंभा जो है AD है, ठीक है ना, ये खंभा मान लेते हैं, और ये जो है मतलब क्या बोले उसको, और उसका छाया मान लेते हैं कि BC है, AD BC करके। चलिए इसको सीधा सीधा देखते हैं। tan थीटा बराबर 6/2√3 कर लिए, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 6 बराबर 3/√3 आ गया, ठीक है, 3/√3। अब ऊपर √3 नीचे बराबर √3 हो जाएगा, सीधा देखिए है ना, दोनों तरफ कर दिए, वो करके √3 आ गया हमारा। तो tan थीटा बराबर कितना हो गया, tan थीटा बराबर क्या हो गया, tan 60 डिग्री। tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री, थीटा बराबर क्या हो गया, 60 डिग्री। तो उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री, ये रहा सीधा उत्तर हो जाएगा। तो देखिए 1 घंटे से भी कम समय में बहुत आराम से BPSC के प्रश्न को हल किया जा सकता है। यानी कि ये जो है ना नॉलेज का टेस्ट है। BPSC जो है स्पीड का टेस्ट नहीं है, ये नॉलेज का टेस्ट है। तो बस आप स्टडी करते रहिए, खूब स्टडी कीजिए, डीप में स्टडी कीजिए, और खूब ज़्यादा प्रैक्टिस को लेकर के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नए सेट्स के साथ। हमेशा नए सेट्स लेकर के हाजिर होते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।